सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। जीएसटी से नहीं होगी नौकरियों में कटौती, वित्त मंत्री अरुण जेटली का आश्वासन। कहा, नई व्यवस्था में कर अधिकारियों को मिलेंगे काम के नए मौके। नोटबंदी और जीएसटी से सरकार की बढ़ेगी आमदनी। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 2018 तक विधान परिषद के सदस्य हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव के लिए बीजेपी ने की मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारियों को हटाने की मांग। मेघालय और अरुणाचल के राज्यपाल वी षणमुगनाथन का इस्तीफा मंजूर। असम और नागालैंड के राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार। कांग्रेस ने की राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेक्सिको के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत। कहा, दीवार बनाने के फैसले पर अडिग, नए सिरे से निष्पक्ष रिश्ता बनाने पर जोर। और 7वें ग्रैंड स्लैम खिताब से कदम दूर सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिक्स डबल्स के फाइनल में बनाई जगह। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में राफेल नडाल की रॉजर फेडरर से भिड़ंत। और आइए शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा के मुताबिक लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की कल बैठक में अखिलेश यादव ने साफ किया कि वो यूपी की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव में नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं। एमएलसी के रूप में अखिलेश यादव का कार्यकाल 2018 तक है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सबके प्रचार करने के लिए चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। अखिलेश जी ने कहा है चुनाव लड़ने का वो काम नहीं करेंगे। 2018 तक वैसे वो एमएलसी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल में विकास के काम किए हैं और जो आगे काम करने हैं उसके बारे में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बताया है और ये कहा है कि चुनाव में सब लोग लग जाएं। इससे पहले शुक्रवार को अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आम बजट को टालने की मांग की है। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से केंद्र सरकार को जारी किए गए निर्देश का हवाला देते हुए लिखा है कि आम बजट में चुनाव आचार संहिता के चलते 5 राज्यों के लिए कोई विशेष योजना घोषित नहीं की जा सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य को आम और रेल बजट का फायदा नहीं मिल सकेगा। इसलिए बजट को विधानसभा चुनाव के बाद पेश करने पर विचार किया जाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पहले भी सरकार से 1 फरवरी की जगह 5 राज्यों में चुनाव के बाद बजट पेश करने की मांग कर चुके हैं। अड़े हुए हैं कि नहीं, वो ना सिर्फ ये काम नहीं करेंगे लेकिन बजट को प्रीपोन कर दिया 1 फरवरी को। और स्पष्ट है कि इस बजट से वो फायदा उठाना चाहते हैं चुनाव में और ये चुनाव उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। कोर्ट ने भी वो मांग रिजेक्ट कर दी, चुनाव आयोग ने भी रिजेक्ट कर दी। इसलिए जो उनका सुझाव है, उनका शुभ सुझाव, इस शुभ सुझाव के लिए धन्यवाद। लेकिन बजट जो है वो 1 फरवरी को ही पेश होगा और वही पेश होना देश के हित में। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को चुनाव ड्यूटी से हटाने की मांग की है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश से कल लखनऊ में इस सिलसिले में मुलाकात की। उन्होंने नाला अधिकारियों के अलावा 24 जिलों के अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से हटाए जाने की मांग की। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश से मुलाकात करके नकवी ने अधिकारियों की सूची सहित एक ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को चुनाव ड्यूटी से हटाने की मांग की है।
पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश से कल लखनऊ में इस सिलसिले में मुलाकात भी की। पंजाब में मतदान की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जालंधर में रैली की, वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मजीठा और जलालाबाद में चुनावी सभाएं की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार को सभी प्रमुख पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने रैली कर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में रैली कर विपक्षी दलों पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण राजनीति के अहम मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य न होने के कारण किसी न किसी कारणवश इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पासे विकास है, एक पासे विनाश है, एक पासे अमन शांति ते भाईचारक साझ है, दूजे पासे गड़बड़ है और डिवाइड एंड रूल दियां पॉलिसियां हैं। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए राज्य की बदहाली के लिए अकाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मजीठा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के 70% युवा नशे की गिरफ्त में है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के संसाधन पर महज एक परिवार का कब्जा है। पंजाब में नौकरी लेनी है तो बादलों को काट दो। एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो बादलों की कंपनी को काट दो। पंजाब के बादलों ने यहां अंधेरा फैला दिया। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दिल्ली के साथ साथ पंजाब का भी सीएम बनना चाहता है। सत्ताधारी गठबंधन अकाली दल और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के मुद्दे को एक भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया, लेकिन अपने पूरे भाषण में उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की। कैमरामैन दिलीप मैती के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, जालंधर। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करके मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी कैंटीन से लेकर पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया। वहीं एनआरआई की संपत्ति की सुरक्षा की बात भी कही है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। इसमें दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक, 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था और 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा शामिल है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कोई चुनावी जुमला नहीं है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो चुनाव में वोट लेने का जरिया नहीं है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हमारा करार है। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा जो वादे किए हैं उनमें दिसंबर 2018 तक किसानों को कर्ज मुक्त करना, धार्मिक बेअदगी की जांच, 25 लाख रोजगार के अवसर, 5 रुपए में खाना, अल्पसंख्यकों के लिए घर, मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण जैसे वादे शामिल हैं। जिन्ना तुसी कर्जा लिया वा जो उस तो बाद तुसी ब्याज दे चुके जे ते वो कर्जा माफ समझा जाऊगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है और अगे तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਰੀਬ 9.5-10%, ਉਹ ਤੋਂ सिर्फ 1% ज्यादा ले सकेंगे। पार्टी ने एनआरआई की संपत्ति सुरक्षित करने के लिए मलकियत में एनआरआई शब्द शामिल करने का वादा किया। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री का पद दलित को देने का भी दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस की प्रचारक प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान का विरोध जारी है। शुक्रवार को दिल्ली महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने बीजेपी नेता विनय कटियार से माफी की मांग की। हाल ही में एक इंटरव्यू में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की थी। इसकी कांग्रेस समेत कई दलों ने निंदा की थी और बीजेपी ने इस बयान से किनारा कर लिया था।
कुछ और अहम खबरें। बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि अभी राज्य और केंद्र में बीजेपी से गठबंधन जारी रहेगा। वहीं विपक्षी दल इसे दोहरा रवैया बताते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश बता रहे हैं। बीजेपी से नाराज चल रही शिवसेना ने आखिर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया है। दोनों में बीएमसी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर काफी वक्त से खींचतान चल रही थी। कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के कदम को लोगों को गुमराह करने की कोशिश बताया। It's just to divert the minds of the people from the corrupt practices which are going on in the Mumbai Municipal Corporation. We can say that this alliance has been broken when at the center and in the state governments, the Shiv Sena withdraws its support from the government. Then we can understand the reality. अगर वाकई में उनको ये बयान जो उन्होंने दिए हैं कल कि अब हम भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो उन्हें चाहिए कि केंद्र में और राज्य में भी वो साथ फौरन छोड़ दें, वरना जनता उनसे पूछेगी। विपक्ष के सवाल पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं करना चाहती, इसलिए फिलहाल गठबंधन जारी रहेगा। तो दोनों की मजबूरी है। हम महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अस्थिर नहीं बनाना चाहते। मुंबई महानगर पालिका चुनाव, महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाएं हैं, जिला परिषद है 26, तो वहां गठबंधन नहीं होगा। इस बीच धार्मिक फोटो हटाने के सर्कुलर के विरोध में शिवसेना नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। साथ ही उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम चिट्ठी भी सौंपी। इसमें आयकर की सीमा 5 लाख रुपए की मांग की गई है। मुलाकात के बाद शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि जब भी उद्धव ठाकरे कहेंगे वो सरकार से इस्तीफा दे देंगे। हमारी बांधिलकी जो है वो शिवसेना के साथ में है, भगवे झंडे के साथ में है, भगवे विचार के साथ में जगह है, उद्धव जी के साथ में है। उद्धव जी जब कहेंगे, हमारे जेब में तो राजीनामा लेके हम घूमते हैं शिवसेना के सभी मंत्रीगण। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया कि कोई हमारा साथ दे या न दे, परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री की बजट पूर्व बैठक में शिवसेना सांसदों के शामिल नहीं होने की खबर को खारिज किया है। अभी अरविंद सावंत मीटिंग में है, ऐसा किसी ने बहिष्कार के बारे में नहीं। वो लेकिन अभी मीटिंग में है। वो मैंने अभी साफ कर दिया है कि कल शिवसेना के नेताओं ने जो कहा है केवल युति के बारे में कहा है, और महाराष्ट्र में आज युति नहीं है। हम भी हमारे दम पे लड़ेंगे और वो भी उनके दम पे लड़ेंगे। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र में मंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में मतभेद सामने आ चुके हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कई बार सार्वजनिक तौर पर नोटबंदी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुंबई में साफ कहा कि पार्टी ने गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किए। अब वो महाराष्ट्र में अकेले आगे बढ़ेगी। राज्य में अगले महीने मुंबई समेत 10 नगर निगमों के और 25 जिला परिषदों के लिए चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hello and a warm welcome to our election special coming to you from Goa. Everybody is compromised in Goa. Okay. We have big lobbies like mining. We have big lobbies of tourism, and they are controlling the full, the political space of Goa. Aam Aadmi Party is not an Aam Aadmi Party, but a Khas Aadmi Party. It has become a Me Too party. Why Goan should go outside in some village and buy a house because you can't afford in the central areas? Watch Polpuri from Goa's Miramar Beach only on Rajya Sabha television. विरासत में इन दिनों हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में गजल को आम आवाम तक पहुंचाने वाले जगजीत सिंह की दास्तान। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता। शादी करने के बाद भी ये हमारा जिंगल का सिलसिला चालू रहा। 19-20 लैंग्वेजेस में गाते थे हम, नेपाली, नेपाली, तमिल, तेलुगु, एवरीथिंग। बात निकलेगी तो फिर दूर चलक जाएगी। जगजीत सिंह की जो बात निकली 70s में, तो फिर दूर चलक गई। अनफॉरगेटेबल कभी फॉरगेटेबल हुआ ही नहीं। दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग। म्यूजिक का शक्ल बदल दिया। गजलों का अगर कोई सुपरस्टार था तो वो था जगजीत सिंह। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद
और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई है। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। मेघालय और अरुणाचल के राज्यपाल वी षणमुगनाथन का इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूर कर लिया है। असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मेघालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नागालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य अरुणाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। इस बारे में राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी करते हुए बताया है कि बनवारी लाल पुरोहित आज नए पद की शपथ लेंगे। इससे पहले राजभवन के करीब 100 कर्मचारियों ने वी षणमुगनाथन पर अपने दफ्तर की गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने और राजभवन की गरिमा बनाए रखने की अपील की थी। राजधानी शिलांग में सिविल सोसाइटी की महिला कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि राज्यपाल ने इन आरोपों का खंडन किया। 67 साल के वी षणमुगनाथन ने मई 2015 में मेघालय के राज्यपाल का पदभार संभाला था। उनके पास सितंबर 2016 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार था। इस बीच कांग्रेस ने वी षणमुगनाथन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। जीएसटी लागू होने से कर अधिकारियों की नौकरियों में कोई कटौती नहीं होगी। वित्त मंत्री ने जीएसटी से जुड़ी आशंकाओं को दूर करते हुए कहा है कि नई व्यवस्था में टैक्स अधिकारियों और कर्मचारियों के पास काम के पर्याप्त मौके होंगे। उनका यह भी कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। दोनों सुधारों से चोरी रुकेगी और करदाताओं की संख्या बढ़ेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विशाखापट्टनम में सीआईआई के सम्मेलन में नोटबंदी के फायदों पर बात की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म होगी और कर वसूली में इजाफा होगा। The size of the more formal economy is expanding. So are the transactions in the banking system and through the digital mode. This is going to result, coupled with the GST, in the days to come, much larger revenues as far as the states are concerned, as far as the central government is concerned. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के सहयोग से जीएसटी के अधिकतर लंबित मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और इसके लागू होने से पूरा देश एक बाजार बन जाएगा। That itself enables India to become one large market, allow a free flow of goods and services across the country, have only one taxation system in the country, eliminate multiple assessments, eliminate taxes on taxes. सरकार की योजना इस साल 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की है। जीएसटी लागू होने से एक्साइज, सेवा कर, वैट और दूसरे स्थानीय कर खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन ने कल पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम भी शामिल हुए। इस बैठक में तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मौके पर चेन्नई में एआईएडीएम के मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जुटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया है। कोर्ट ने आत्महत्या की वजहों का पता लगाने के लिए कहा है। उसने केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और रिजर्व बैंक से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कई किसान फसल चौपट होने और कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है जो पूरे देश से जुड़ा है। कोर्ट में किसानों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है। इस याचिका में गुजरात का मसला उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने खुद इसका दायरा बढ़ाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल कर लिया है। बात मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें एक सैन्य अधिकारी समेत 15 जवान शामिल हैं। गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान में लापता 4 जवानों के शवों को कल बरामद कर लिया गया।
आसमान से बरसती सफेद आफत। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी आम लोगों के साथ सेना के लिए आफत बन चुकी है। गुरेज सेक्टर में पिछले 15 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। यहां सेना के 2 शिविर हिमस्खलन की चपेट में आ गए। खराब मौसम और भारी हिमपात के बीच राहत अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। तमाम इंतजामों के बावजूद एक सैन्य अधिकारी समेत 15 सैनिकों की जानें चली गईं, जिसमें 4 और सैनिकों के शव बरामद किए गए। Yeah, total so far we have recovered 14 dead bodies of our martyrs. Presently the operation has been called off. There are no more missing soldiers. गुरेज सेक्टर श्रीनगर से करीब 125 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 8000 फीट है। इसकी सीमा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से लगती है। इसी वजह से यहाँ जवानों को तैनात करना पड़ता है। बर्फ पिघलने लगती है तो वो स्लाइड कर जाती है, वो लैंड स्लाइड आ जाती है, या वो एवलांच उसको बोलिए। अब आप बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट तो हटा नहीं सकते, वरना फिर कारगिल हो जाएगा। अगर आपको विंटर में हमें वहां नहीं रहना चाहिए तो कारगिल के टाइम पर भी यही हुआ था। जानकारों का कहना है कि हिमस्खलन का खतरा तब और बढ़ जाता है जब ऐसी जगहों पर मकान या शिविर बनाए जाते हैं। हालांकि तूफान से पहले यहाँ चेतावनी जारी की जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिमपात की वजह से सैनिकों की जान गई है। पिछले साल 10 फरवरी को आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 19 मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान शहीद हो गए थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में भी बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 3 दिन बंद रहने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू हो गई हैं। बर्फ से ढके मकान, पेड़ और सड़कें। जम्मू में इन दिनों चारों तरफ यही मंजर है। पूरा कश्मीर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। भारी हिमपात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को जरूरी सामानों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घाटी का संपर्क शुक्रवार को चौथे दिन भी देश भर से कटा रहा। हालात को देखते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय ने रविवार तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में पारा शून्य से नीचे जा चुका है। लेह में सबसे कम -5.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जारी हिमपात और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। या तो बारिश रुकी नहीं रही है और ठंड भी बहुत है मौसम में। क्या तो ये हवा चलने से बर्फ पड़ा हुआ है, जो उसके अकॉर्डिंग मतलब हवा लग रही है, बर्फ की ठंडी बहुत हवा है और मतलब ठंड भी बहुत लग रही है शरीर में। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश हुई। चंडीगढ़ में 50.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 24 घंटे में बारिश की आशंका जताई है। इससे बीमारी ज्यादा फैल सकती है, क्योंकि सर्दी जुकाम भी इससे लग रहा है। और अभी हम लोग कल निकले हैं काम से, आज आए हैं तो मौसम बिगड़ गया तो सारा काम रुक गया है। मौसम का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली आने जाने वाली 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 9 का समय बदला गया। वहीं एक को रद्द करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल झांकी कलाकारों से मुलाकात की। ये कलाकार कल राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल हुए थे। कलाकारों ने उपराष्ट्रपति भवन में अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन का मकसद भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाना था। उपराष्ट्रपति ने कलाकारों से बात करके उनका उत्साह बढ़ाया। समारोह में सैन्य और विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी शिरकत की।
और बात खेलों की। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार इवान डोडिक ने शानदार जीत दर्ज की है। सानिया और डोडिक ने सेमीफाइनल में समांथा स्टोसर और सैम ग्रोथ की जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत के सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डोडिक ने ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टोसर और सैम ग्रोथ को सेमीफाइनल मैच में 6-4, 2-6, 10-5 से हराया है। अब सानिया मिर्जा 7वें ग्रैंड स्लैम से बस एक जीत की दूरी पर है। सानिया और डोडिक का फाइनल मुकाबला एबिगेल स्पियर्स और जुआन सेबेस्टियन कबाल से होगा। महिला युगल की बात करें तो बैथनी मार्टिक-सैंड्स और लूसी सेफरोवा ने 3 सेट तक चले मुकाबले में जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला युगल का खिताब जीत लिया है। अमेरिका की मार्टिक-सैंड्स और चेक गणराज्य की सेफरोवा की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने फाइनल में चेक गणराज्य की आंद्रिया हलवाकोवा और चीन की पेंग शुहाई की जोड़ी को 6-7, 6-3, 6-3 से हराया। ये उनका चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इधर स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ने आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष सिंगल्स के ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई है। नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के रोमांचक सेमीफाइनल में बेल्जियम के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर फाइनल में जगह पक्की की। अब 14 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल का मुकाबला रविवार को फाइनल में 17 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर से होगा। अब बात करेंगे खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की आज जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में शुमार थे। लाला जी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ने ही सबसे पहले देश में स्वराज की आवाज बुलंद की। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर लाजपत राय ने सामाजिक आंदोलनों को भी दिशा दी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 63 साल की उम्र में लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हुआ था। भारतीय सिनेमा को नई पहचान देने वाले मशहूर अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहराब मोदी जी की आज पुण्यतिथि है। सोहराब मोदी ने अपने करियर की शुरुआत पारसी थिएटर से की और जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो संवाद अदायगी में पारसी थिएटर का स्टाइल लेकर आए। सोहराब मोदी की शुरुआती फिल्में शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित थीं। बाद में उन्होंने ऐतिहासिक चरित्रों पर आधारित फिल्में जैसे पुकार, सिकंदर और पृथ्वी वल्लभ बनाई। 1953 में उन्होंने भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी बनाई। 1954 में आई उनकी फिल्म मिर्जा गालिब को बेहतरीन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1979 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सोहराब मोदी का निधन आज ही के दिन 1984 में हुआ था। और अब आखिर में हेडलाइंस। जीएसटी से नहीं होगी नौकरियों में कटौती, वित्त मंत्री अरुण जेटली का आश्वासन। कहा नई व्यवस्था में कर अधिकारियों को मिलेंगे काम के नए मौके। नोटबंदी और जीएसटी से सरकार की बढ़ेगी आमदनी। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 2018 तक विधान परिषद के सदस्य हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव के लिए बीजेपी ने की मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारियों को हटाने की मांग। मेघालय और अरुणाचल के राज्यपाल वी षणमुगनाथन का इस्तीफा मंजूर। असम और नागालैंड के राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार। कांग्रेस ने के राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेक्सिको के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत। कहा दीवार बनाने के फैसले पर अड़े, नए सिरे से निष्पक्ष रिश्ता बनाने पर जोर। और 7वें ग्रैंड स्लैम खिताब से एक कदम दूर सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के फाइनल में बनाई जगह। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में राफेल नडाल की रॉजर फेडरर से भिड़ंत।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।